Hello everyone. I hope I am audible and visible. Okay. First of all, sorry for the delay. कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स के कारण थोड़ा डिले हो गया ये सेशन स्टार्ट करने में. So I'll start with introducing myself. My name is Ritvik Ranjan. This year I have secured All India rank 195 in UPSC CSE 2024. This was my fourth attempt, and in this interaction, I'm going to talk about my journey, my preparation strategy, and I'll also take questions from you in order to clear your doubts. So first of all, I'd like to tell you that this was my fourth attempt. So इसके पहले मैंने first attempt में मेरा prelims नहीं clear हुआ था. फिर second attempt में I cleared my prelims, but this was my fourth attempt. इसके पहले मैंने first attempt में मेरा prelims नहीं हुआ था. Then in second attempt I cleared my prelims, but I could not clear mains. Then in the third attempt I got All India rank 773 last year. And then in this attempt I was able to secure All India rank 195. तो मेरी ओवरऑल जर्नी 4 साल की रही है. मेरी ओवरऑल जर्नी 4 साल की रही है, एंड इस जर्नी में काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स और बहुत सारे प्रेशर सिचुएशंस आते हैं. तो वन ऑफ द क्वेश्चन दैट आई गेट मोस्ट फ्रीक्वेंटली, स्पेशली इस बार रिजल्ट आने के बाद, ज़्यादातर एस्पिरेंट्स ने जो क्वेश्चन मेरे से पूछा है कि इस 3-4 साल की जर्नी में हाउ टू मेंटेन द मोमेंटम एंड हाउ टू मेंटेन द मोटिवेशन इस 3-4 साल के पीरियड में. So the question, as I said, the most frequent question that I get is इस 3-4 साल के पीरियड में how to maintain this momentum. तो मैं इसके लिए एक ही चीज़ सजेस्ट करता हूँ कि आपको अपनी लाइफ से ऐसी कुछ चीज़ें यू नीड टू आइडेंटिफाई, ऐसी कुछ एक्टिविटी या ऐसे कुछ लोग जो आपको आपके प्रेशर सिचुएशन से डील करने में हेल्प करें. और जब भी आप लो फील करो या फिर जब भी आपको लगे कि नहीं हो पा रहा है, तो आपको उस फेज में इनकरेज करें. ये कुछ एक्टिविटी हो सकती है, जैसे आपकी कोई हॉबी, योगा, मेडिटेशन, एनीथिंग दैट हेल्प्स यू डील विद दिस प्रेशर सिचुएशंस. इसके अलावा आपकी लाइफ में कुछ इंसान भी हो सकते हैं, लाइक योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, जो आपको इन सिचुएशन से डील करने में हेल्प करें. फॉर एग्जाम्पल, मेरी लाइफ में मेरे पेरेंट्स तो है ही. उसके अलावा मेरी 2 एल्डर सिस्टर्स हैं, श्रुति एंड कृति, हु हैव बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ माई जर्नी. उन्होंने हर डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में, वेन एवर आई फेल्ट अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन मी, और जब भी मुझे लगा कि नहीं हो पाएगा, इन दो सिचुएशंस दे हेल्प मी टू cope up with that pressure situation. They supported me and they encouraged me in all ways possible, and they have been a constant support system in my life. तो इसी तरह आपकी लाइफ में भी कोई ना कोई ऐसे लोग होंगे, आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली, कोई भी जो आपको इस तरह की सिचुएशन से डील करने में हेल्प करें. सो जस्ट रिमेंबर, दिस इज अ गेम ऑफ पेशेंस. आपको काफ़ी लंबा टाइम लगता है, तो यू हैव टू यूज़ ऑल द रिसोर्सेज दैट यू हैव. चाहे आपको उसके लिए किसी अपने फ्रेंड्स से रेगुलर कांटेक्ट में रहना पड़े या अपनी फैमिली से रेगुलर कांटेक्ट में रहना पड़े, जो भी आपका सपोर्ट सिस्टम है, यू शुड डेफिनेटली स्टे इन कांटेक्ट विद ऑल ऑफ देम. आइसोलेट होकर यूपीएससी की प्रिपरेशन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. it's a marathon, as people say. It's a marathon and it's not a sprint. तो इस लंबे पीरियड में आपको 3-4 साल अगर प्रिपरेशन करना है, तो यू हैव टू बी फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली फिट. Alright, so this was majorly about my journey of the last 4 years. Now I'll talk about my preparation strategy. So let's start with the prelims part, क्योंकि अभी prelims 2-3 दिनों में है. ऑब्वियसली अभी मैं जो प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी बताऊंगा, उससे आपके इस साल के प्रीलिम्स में प्रोबेबली ज़्यादा हेल्प नहीं हो पाएगी, बिकॉज प्रीलिम्स इज जस्ट इन 2 days. बट नेक्स्ट ईयर के प्रीलिम्स में डेफिनेटली दिस वुड हेल्प यू. ओके, सो पहले मैं कुछ क्वेश्चन जो आप लोगों ने पहले से मुझे भेज करके रखे हैं, उन क्वेश्चंस को मैं पहले डील करूंगा. उसके बाद आप जो अभी कमेंट्स में क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, उन क्वेश्चंस को मैं लास्ट में डील करूंगा, वंस आई एम डन विद द क्वेश्चन दैट यू हैव ऑलरेडी सेंट मी बिफोर. So I'll start with the prelim strategy. So अपनी prelims की strategy को मैं generally 4 parts में divide करता हूँ. और कोई भी जो नया preparation start कर रहा है, उसके लिए ये strategy वो use कर सकते हैं. Obviously आप अपने हिसाब से उसको customize भी कर सकते हो, but this is my strategy.
that I used to clear 3 prelims in the last 3 years. The first component of the strategy is the standard books. तो आप सबको पता है कि कौन सी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, वो भी मैं आपको एक बार बता भी दूंगा, बट ओवरऑल आप किसी भी टॉपर स्टॉक को सुनोगे या फिर आप किसी भी ब्लॉग को पढ़ोगे तो आपको इसमें ये स्टैंडर्ड बुक्स मिल जाएंगे, एंड दी स्टैंडर्ड बुक्स आर नॉन नेगोशिएबल. इनको आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इनका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है. बेसिक यूपीएससी का फाउंडेशन बनाने के लिए आपको ये सारे बुक्स अच्छे से, यू शुड हैव रेड दीज बुक्स 2-3 times. The second component of my prelim strategy is the current affairs. The third is PYQ, and the fourth are the mock tests. The mock tests for prelims. So I'll start with the standard books that you have to use in order to prepare for prelims. Okay, so firstly it is for polity. It's well known Lakshmikant. मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए आपके पास 3-4 ऑप्शंस होते हैं, बट मैं थ्रू आउट माई प्रिपरेशन आई स्टक विद स्पेक्ट्रम. थर्ड फॉर एंशिएंट एंड मेडिवल, तमिलनाडु बोर्ड की जो एनसीईआरटी बुक आती है, दैट इज गुड इनफ फॉर एंशिएंट एंड मेडिवल. ऑल्दो इसका सिलेबस बहुत ही वास्ट और बहुत ही वेग होता है एंशिएंट एंड मेडिवल का, बट इन माई एक्सपीरियंस तमिलनाडु बोर्ड की जो एनसीईआरटी है दैट इज गुड इनफ. देन फोर्थली फॉर आर्ट एंड कल्चर, 11th स्टैंडर्ड का जो फाइन आर्ट्स का बुक है एनसीईआरटी, दैट इज अ गुड इनफ बुक फॉर कवरिंग योर आर्ट एंड कल्चर पार्ट. उसके अलावा आप नितिन सिंघानिया से कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स भी कर सकते हैं. वो बुक बहुत ही थिक बुक है और पूरी बुक पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, बट कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे टेम्पल आर्किटेक्चर, लिटरेचर, पेंटिंग, डांस, ट्रैवलर्स, ये कुछ 5-6 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो नितिन सिंघानिया में काफ़ी अच्छे से कवर कर रखा है. तो आप उन बुक्स को भी अच्छे से, इन टॉपिक्स को भी अच्छे से पढ़ सकते हो. इससे आपका मोर लेस जो स्टैटिक पार्ट है आर्ट एंड कल्चर का, दैट वुड बी कवर्ड. नेक्स्ट कमिंग टू इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स में आपको 11th और 12th की एनसीईआरटी इज गुड इनफ. मैक्रो इकोनॉमिक्स की और माइक्रो इकोनॉमिक्स की, उसमें भी मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक इज मोर इम्पॉर्टेंट. इसके अलावा मैंने संजीव वर्मा पढ़ा था, बट संजीव वर्मा इज मोर अबाउट मेंस के टॉपिक्स. उसमें मेंस के टॉपिक ज़्यादा अच्छे से कवर कर रखे हैं, बट स्टैटिक पार्ट आपका इकोनॉमिक्स का 11th और 12th एनसीईआरटी से इट कैन गेट कवर्ड. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज करंट अफेयर्स पोर्शन ऑल्सो, तो उसके बारे में आई टॉक इन द नेक्स्ट सेक्शन व्हेन वी टॉक अबाउट द करंट अफेयर्स. देन फॉर ज्योग्राफी, फॉर ज्योग्राफी अगेन 11th एंड 12th की एनसीईआरटी इज गुड इनफ टू कवर द स्टैटिक पार्ट्स. उसमें आपका द फिजिकल ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी की 2 बुक्स हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ये आप ज्योग्राफी के लिए कर सकते हो. एंड यू कैन ऑल्सो रीड the maps. Maps I'll also, okay, maps I'll cover in the current affairs part also. Yes, you can also read GC Leong for prelims and mains. Okay, so question that mera medium, my medium was English for both mains and interview. It was English. Alright, so moving on to environment. इन्वायरमेंट में अगेन इन्वायरमेंट में करंट अफेयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है. इट्स अ वेरी हेविली करंट अफेयर्स ओरिएंटेड, बट आपको स्टैटिक पार्ट के लिए बहुत अलग अलग बुक्स मिलते हैं. बट मैंने शंकर आईएएस की बुक पढ़ी थी. शंकर आईएएस की जो इन्वायरमेंट की बुक है, इट इज़ वेरी गुड फॉर योर फॉर द स्टैटिक पार्ट ऑफ द मेंस. उसमें मेंस का अच्छा खासा कंटेंट है, बट आप प्रीलिम्स के लिए के स्टैटिक पार्ट के लिए भी उसको यूज़ कर सकते हो. Okay, right. So this was the standard books. Now coming to the current affairs portion. तो करंट अफेयर्स के लिए आपके पास बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस होते हैं. आप उसको न्यूज़पेपर से भी कर सकते हो, आप उसको पीडीएफ कंपाइलेशन से भी कर सकते हो, और आप डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, एनुअल बेसिस पे कैसे भी कर सकते हो. मैंने पर्सनली इसको डेली बेसिस पे करा था. स्टार्टिंग में मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा था, बट विद टाइम मुझे लगा कि न्यूज़पेपर से मुझे सफिशिएंट कंटेंट नहीं मिल पा रहा है. तो मैंने आईएएस बाबा की एक डेली करंट अफेयर्स का पीडीएफ आता है, तो मैंने उससे पढ़ना शुरू कर दिया. उसमें आपको अलग अलग न्यूज़पेपर्स और अलग अलग गवर्नमेंट वेबसाइट से जो करंट इवेंट्स चल रहे हैं उनकी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है. जस्ट उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, एंड उसके बेसिस पे मैं डिजिटल नोट्स बनाता था. डिजिटल नोट्स इन द सेंस कि मैं लैपटॉप में आप नोटपैड ऐप खोल करके उसमें अलग अलग टॉपिक्स के नोट्स बना सकते हो. आप चाहो तो नोटबुक में भी नोट्स बना सकते हो, बट डिजिटल नोट्स बनाने, करंट अफेयर्स के लिए डिजिटल नोट्स बनाने का ये बेनिफिट होता है कि आप चाहो तो
टाइम टू टाइम उसको अपडेट कर सकते हो। जैसे किसी भी टॉपिक पर अगर कुछ नया डेवलपमेंट आता है तो आप उसको उसमें ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अभी इंडस वाटर ट्रीटी काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है, तो आपने पहले भी उसके बारे में पढ़ा होगा, फिर अभी आप उसके बारे में पढ़ोगे तो वो धीरे धीरे अपग्रेड होता जाएगा, आपके डिजिटल नोट्स अपग्रेड होते जाएंगे। और सेकेंडली, आपको कभी भी उसमें कुछ ढूंढना हो तो यू कैन ईजिली फाइंड इट इन योर डिजिटल नोट्स। तो अगर आप कर सकते हो टैब या लैपटॉप में, तो यू कैन मेक योर डिजिटल नोट्स ऑफ करंट अफेयर्स। सेकेंडली फिर आप मैंने एनुअल बेसिस पे उसको करा था। एक तो ये डेली बेसिस पर हो गया, और एक एनुअल बेसिस पे मैं विजन आईएएस का पीटी 365 देखता था। तो इसमें भी मैं मेनली इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे फोकस करता था, क्योंकि इन तीनों में करंट अफेयर्स काफ़ी हैवी होता है। तो ये मेरे दो सोर्सेज होते थे, डेली बेसिस पे आईएएस बाबा के पीडीएफ कंपाइलेशन, और एनुअल बेसिस पे पीटी 365 फॉर माई करंट अफेयर्स। इसके अलावा मैप्स मैप्स फॉर ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट, इसको ये भी, इसमें भी मेनली करंट अफेयर्स ही आता है। तो आप वो जो बड़े वॉल मैप्स होते हैं, आप वो वॉल मैप्स खरीद सकते हो, या फिर आप एटलस में भी ये काम कर सकते हो। जो भी आप न्यूज़पेपर या फिर कहीं पर भी आप न्यूज़ पढ़ते हो, उस कंटेंट को आप उसमें जो भी इम्पोर्टेंट प्लेसेस आते हैं न्यूज़ में, आप उसको उस पर मार्क कर लो, तो जिससे आप बाद में उसको रिवाइज कर सकते हो। जैसे अभी बहुत सारे जगह है in which are places in news like the Kirana Hills, Barnala, etc. Whatever places are in news because of the confrontation between India and Pakistan, because of the confrontation between India and Pakistan, कि आप इन सारे जगहों को उसमें मार्क कर सकते हो, which you can revise later during your prelims, before your prelims. So this was the current affairs part. Thirdly, the PYQs. आपको आई वुड सजेस्ट कि आप ट्राई करो कि लास्ट 15 ईयर्स के PYQs कम से कम एक बार तो देख लो, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस से मैंने देखा है कि रिसेंट ईयर्स के नहीं, बट लाइक 2010 2011 के 10-15 साल पुराने जो PYQs हैं, वो अभी काफ़ी ज़्यादा मतलब उन टॉपिक्स पे क्वेश्चंस अभी के प्रीलिम्स में आना शुरू हो गए हैं। तो यू शुड डू 10 to 15 ईयर्स ऑफ PYQs, टॉपिक वाइज आप उसको करके, किसी भी पब्लिकेशन का, लाइक दृष्टि का आता है, दिशा पब्लिकेशन का आता है, यू कैन टेक दैट बुक of PYQs and you can do those questions। और साथ में उसमें एक्सप्लेनेशंस भी गिवन होते हैं, तो PYQs से ज़्यादा इन माय ओपिनियन आपको उसके एक्सप्लेनेशंस पढ़ने चाहिए, और उसको हाईलाइट कर आप उसको हाईलाइट कर सकते हो, जिससे आप उसको बाद में रिवाइज कर लो बिफोर योर प्रीलिम्स। नाउ द फोर्थ पार्ट इज द मॉक टेस्ट फॉर प्रीलिम्स। तो मॉक टेस्ट पे काफ़ी ज़्यादा रूमर्स और काफ़ी ज़्यादा बातें चल रही होती है कि कितने मॉक टेस्ट देने चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं 50 मॉक टेस्ट देने चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं 100 मॉक टेस्ट देने चाहिए, मतलब जितने ज़्यादा देने चाहिए। पर्सनली मैंने टोटल पिछले 2-3 सालों में मैं हर साल 15 से 20 मॉक टेस्ट देता हूँ, एंड आई थिंक इट इज़ गुड इनफ। 15 में सेक्शनल मॉक टेस्ट देता हूँ, जिसमें लाइक पॉलिटी से 2-3 दे दिया, इकोनॉमी के 2-3 दे दिया, एनवायरनमेंट के 2-3 दे दिया, हिस्ट्री से 1-2 दे दिया, इस तरह से डिपेंडिंग ऑन कितना वेटेज रहता है अलग अलग सब्जेक्ट्स का। मैं 2-3 करके ऐसे 15 मॉक टेस्ट सेक्शनल दे देता हूँ, और उसके अलावा 5 फुल लेंथ टेस्ट दे देता हूँ। तो इससे सफिशिएंट प्रिपरेशन हो जाता है, सफिशिएंट प्रैक्टिस हो जाती है। आपको मेन टारगेट आपका मॉक से होना चाहिए कि आप टाइम मैनेजमेंट करना सीख पाओ, कि कैसे 2 घंटे में 80 to 85 क्वेश्चन, जो भी आपका टारगेट होता है, उतने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओ। मैं जनरली विजन और वाजीराम के टेस्ट देता था, क्योंकि इनके टेस्ट मेरे को सही लगते थे। दे वर नॉट वेरी डिफिकल्ट एंड दे वर नॉट वेरी इजी ऑल्सो, दे वर मॉडरेट इन देयर डिफिकल्टी लेवल, तो ये सही रहते थे। और इसमें आपको सॉल्यूशंस, इसमें भी आपको टेस्ट के साथ जो सॉल्यूशंस मिलते हैं, यू शुड गो थ्रू दो सॉल्यूशंस ऑल्सो। ये सॉल्यूशंस से बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि मैं क्या करता था कि लाइक आई हैव अ टेस्ट पेपर ऑफ 100 क्वेश्चंस, उसमें लाइक आई वुड डू द टेस्ट पेपर एंड आई रीड ऑल द सॉल्यूशंस। तो उन सॉल्यूशंस को मैं अगर ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें बहुत कुछ नया इन्फॉर्मेशन मुझे मिल रहा है, ठीक है, सम इन्फॉर्मेशन दैट आई हैव नॉट रेड इन एनी अदर सोर्सेज, लाइक इन एनी अदर स्टैटिक स्टैंडर्ड बुक और इन एनी करंट अफेयर्स, तो मैं उन क्वेश्चंस को मार्क कर लेता था, और इस तरह से हर पेपर में मेरे 50 से 60 क्वेश्चन हो जाते थे। अब 50 क्वेश्चन के हिसाब से अगर मैं 20 टेस्ट दे रहा हूँ, तो मेरे पास 1000 क्वेश्चंस का क्वेश्चन बैंक आ गया, जिसमें 1000 सॉल्यूशंस का सॉल्यूशन बैंक आ गया, जो मैं प्रीलिम्स के जस्ट पहले रिवाइज कर लेता था। सो दिस हेल्प मी रिवाइज द इंटायर
स्टैटिक पार्ट ऑल्सो, एंड आई ऑल्सो गेट अ लॉट ऑफ न्यू करंट अफेयर्स जो कि मैंने और कहीं नहीं पढ़ा था। तो ये एक तरह से मेरे करंट अफेयर्स का तीसरा सोर्स हो गया। फर्स्ट वन वॉज द IS बाबा का डेली करंट अफेयर्स, सेकेंड वन वॉज एनुअल PT 365, एंड थर्ड वन वॉज दिस मॉक टेस्ट जिसमें करंट अफेयर्स आपको मिल जाएंगे। So this used to be my prelims ka strategy, standard books, current affairs, and PYQs and mocks. So this was about prelims. Now I'll move on to the mains part. Okay, so mains में I'll start with the optional part. तो मेरा optional physics था। इस साल मुझे physics में 303 marks आए हैं। Last year I got 255 and this year I got like 50 more marks. So this was a huge improvement from compared to last year. The reason I took physics as my optional subject was because physics में मेरा एक तो साइंस का बैकग्राउंड है, इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है, तो और फिजिक्स का जो सिलेबस है इट इज़ वेरी सिमिलर टू व्हाट आई स्टडीड ड्यूरिंग माय इंजीनियरिंग। अ लॉट ऑफ टॉपिक्स वर ओवरलैपिंग। तो मुझे, और वैसे भी मुझे फिजिक्स में बहुत अकेडमिकली इंटरेस्ट था, तो आई हैड डिसाइडेड कि कुछ तो साइंस का सब्जेक्ट लेना है। सो आई टुक फिजिक्स एज माय ऑप्शनल सब्जेक्ट। इसके लिए मैंने फिजिक्स के लिए मैंने कोचिंग करा था। डायस इंस्टीट्यूट है अंडर डॉक्टर DP वाजपेयी सर। तो वहाँ पर मैंने कोचिंग करा था, वहाँ ऑनलाइन कोचिंग करा था मैंने। उसके बाद मैंने उन्हीं की टेस्ट सीरीज 2-3 साल ली थी, और उसके बेसिस पे ओवरऑल पूरा सिलेबस 3 से 4 महीने में सर ने ख़त्म कर दिया था। एंड देन द टेस्ट सीरीज आर वेरी हेल्पफुल इन ऑर्डर टू स्कोर वेरी गुड इन फिजिक्स। एंड फिजिक्स इज अ वेरी गुड ऑप्शनल। आप अगर साइंस या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हो, या आपने BSc और MSc कर रखा है, तो आई वुड हाईली इंकरेज कि आप फिजिक्स एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट लो। इससे आपका सिलेबस भी बहुत सिमिलर रहेगा एंड इट इज़ वेरी हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट ऑल्सो। So this was about my optional, and someone asked me about coaching in the comments. तो हाँ, मैंने फिजिक्स ऑप्शनल के लिए कोचिंग करा था, बट उसके अलावा ओके, फिजिक्स डायस नोट्स आर सफिशिएंट। नोट्स आई वुड नॉट से नोट्स वुड बी सफिशिएंट। अगर आप क्लासेस कर सकते हो तो इट वुड बी वेरी हेल्पफुल, क्योंकि नोट्स जिसने भी बनाए होंगे, अगर सर ने भी बनाए हैं तो उसमें भी वो कम्प्लीटली कॉम्प्रिहेंसिव होगा, बट आपको समझने में शायद मुश्किल हो सकती है। मैंने खुद से ही क्लासेस किए थे, मैंने ऑनलाइन ही क्लासेस किए थे, क्योंकि उस वक्त कोविड चल रहा था जब मैंने क्लासेस किए थे मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट के टाइम। तो उस वक्त जो नोट्स था, इट वाज नॉट, उस वक्त मैंने खुद से ही सारे नोट्स बनाए थे। तो आई वुड सजेस्ट कि आप नोट्स लेने की बजाय अब सर की क्लासेस अटेंड कर लो। इट्स अ 3 to 4 months कोर्स, और आप उसमें आराम से आप नोट्स बना सकते हो विच वुड बी कस्टमाइज्ड अकॉर्डिंग टू योर अंडरस्टैंडिंग। तो आपको उसको समझने में बहुत आसानी होगी। ओके, उसके अलावा फॉर GS मैंने कोई कोचिंग नहीं करी थी। मैंने सिर्फ प्रीलिम्स और मेंस के बीच में एक विजन IAS का क्रैश कोर्स आता है, which is like a 3 months course targeted towards mains. वो आई थिंक जब मैंने लिया था 2021 में, तब इट वाज 15,000 या 18,000 का था। तो मैंने बस वो क्रैश कोर्स लिया था, मैंने प्रॉपर कोचिंग कहीं से नहीं की थी फॉर GS। बस वो क्रैश कोर्स 3 महीने का लिया था, जिसमें उन्होंने सारे टॉपिक्स कवर किए थे विद मेंस पर्सपेक्टिव। तो उस क्रैश कोर्स से मैंने काफ़ी सारा कंटेंट मुझे मिल गया था फॉर मेकिंग माई नोट्स। तो मैंने उसके बेसिस पे अपने नोट्स बनाए थे, वो स्टैंडर्ड बुक्स जो हैं वो, और जो विजन IAS का मैंने क्लास किया था उसके बेसिस पे मैंने अपने नोट्स बनाए थे। और वो नोट्स बहुत हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि आपको प्रीलिम्स के लिए आई वुड सजेस्ट कि आप नोट्स नहीं भी बनाओगे तो चलेगा, बट मेंस के लिए आपको डेफिनेटली नोट्स बनाने चाहिए, क्योंकि वही नोट्स आप मेंस के जस्ट पहले अगर 2 या 3 बार रिवाइज कर लेते हो तो यू वुड बी एबल टू स्कोर वेरी गुड इन मेंस। दिस ईयर आई स्कोर्ड 798 विच इज़ अ गुड स्कोर इन मेंस। तो आई वुड उसका मेजर मुझे बेनिफिट अपने नोट्स से ही हुआ था। मैंने मेंस के सिलेबस से हर एक टॉपिक पे नोट्स बनाए थे, और मेरे पास हर एक टॉपिक पे लाइक 2-3 पेजेस के नोट्स बनाए हुए हैं। और उस नोट्स को मैंने जो आंसर्स लिखे हैं मेंस में, लाइक 70 to 75% ऑफ माय आंसर्स वर फ्रॉम दोज नोट्स ओनली, जो मैंने बनाए थे अपने स्टैंडर्ड बुक्स और क्लासेस से। उसके बाद बाकी जो पार्ट है रेस्ट 25%, वो वैल्यू एडिशन वाला पार्ट होता है। उसमें आप करंट अफेयर्स ऐड कर सकते हो, डेटा ऐड कर सकते हो। वैल्यू एडिशन कैसे करना है अपने आंसर्स में, वो भी मैं आई डिस्कस नाउ। तो वैल्यू एडिशन के 2-3 सोर्सेज थे मेरे।
फर्स्टली और इसी वैल्यू एडिशन आई थिंक अभी किसी ने पूछा हाउ डिड आई इम्प्रूव माई मेंस स्कोर। तो उसके लिए मैंने कुछ वैल्यू एडिशन करा था अपने मेंस के आंसर्स में, और उस वैल्यू एडिशन के लिए मैंने 2-3 सोर्सेज यूज किए थे। फर्स्टली मैं डेली आंसर राइटिंग करता था। फर्स्ट मेंस जब मैंने दिया था, जब मेरा मेंस नहीं क्लियर हुआ था, उस वक्त आई रियलाइज कि मेजर प्रॉब्लम यही था कि आई कुड नॉट कंप्लीट द पेपर ऑन टाइम। मैंने 16 या 17 क्वेश्चंस किए थे सारे पेपर में, और 16-17 क्वेश्चंस में यू कैन नॉट एक्सपेक्ट टू क्लियर मेंस। एटलीस्ट आपको हर पेपर में 19 क्वेश्चंस ऑन एवरेज तो करने चाहिए इफ़ यू वांट टू क्लियर मेंस।